वह कोई और नहीं गुंजा थी। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी, जबकि उसके चेहरे पर बहुत मासूमियत थी। उसके साथ एक औरत भी थी। आप में से विशाल कौन है? उस औरत ने गुंजा का हाथ थामा हुआ था। उसके बुलाने पर बैंकेट हॉल में सन्नाटा छा गया था। विशाल अपने होंठ बीचे गुंजा को देखा तो स्टेज के नीचे उतरने लगा। उस पल कस्तूरी का दिल धक से रह गया। जी मैं ही हूँ विशाल, बोलिए। विशाल के ठहरे हुए शब्द पर गुंजा उसे गौर से देखते हुए आंखों में आंसू भर लाई। मिस्टर विशाल, ये शायद आपकी पत्नी हैं। ये 2 साल पहले हमें मिली थी। उनका हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। उनका बहुत इलाज करवाया मगर उनको आराम तो आ गया, लेकिन उनकी याददाश्त खो गई थी और आज 2 साल के बाद इनके सर पर फिर से चोट लगी तो इनकी याददाश्त वापस लौट आई है। उन्होंने मुझे आपका घर का एड्रेस दिया है तो मैं इन्हें आपके घर लेकर आ गई थी, पर वहाँ से मुझे इस शादी हॉल का एड्रेस मिला तो सोचा कि आपकी अमानत आपके पास लौटा दूं। वह लड़की जिस तरह से बातें कर रही थी, उसकी बातें उस बैंकेट हॉल में सब ही सुन रहे थे। पूरे हॉल में मौजूद लोगों ने उसकी बात पूरी होने तक सुनी थी। विशाल की गंभीर चुप्पी पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। सबको जानना था अब आगे क्या होगा। कौन गुंजा? मैं किसी गुंजा को नहीं जानता। बहुत मेहरबानी होगी, आप यहाँ से चली जाओ। वह बिल्कुल साफ साफ अंदाज में बोलते हुए गुंजा को अंदर ही अंदर जलाते हुए भट्टी पर बिठा गया था। विशाल ने वापस स्टेज की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। गुंजा ने फिर से उसको पुकारा। वह वहीं थम सा गया, लेकिन वापस गर्दन नहीं घुमाया था। तुम मुझसे नाराज हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या तुम्हें मेरी शादी याद नहीं? पापा जी। अचानक से नजर विक्रम पर जा ठहरी थी। वह भागती हुई उनके सीने से जा लगी। पापा जी, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी नासमझी और जिद में घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन भगवान ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया है। मेरी याददाश्त चली गई थी और मैं इतने साल आप लोगों से दूर रही। वह बिलक बिलक कर रो रही थी। विक्रम साहब के पास उसे दिलासे देने को भी कुछ नहीं बचा था। अब उस बैंकेट हॉल में उस वक्त पूरी चुप्पी छाई हुई थी। गुंजा की अचानक वापसी पर सभी चुप थे। विशाल जेब में हाथ डाले दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था, जैसे उसका इस सारे मामले से कोई लेना देना था ही नहीं। विक्रम साहब भी उस वक्त वहीं पर थे। कोई न कोई फैसला लेना था ताकि सबकी जिंदगी आराम से बीत सके। गुंजा ने गलत वक्त पर एंट्री की थी। उसका आना किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। वह सच कह रही थी या झूठ, कोई नहीं जानता था, लेकिन असल फैसला तो विशाल को करना था, जो बिल्कुल चुप था। विशाल, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? इस तरह बिल्कुल चुप क्यों हो? विजय साहब ने बेटे को बिल्कुल चुप देखा तो उसे बोलने पर उस्काया था। पापा, फैसला 2 साल पहले हो चुका था, अब कोई फैसला नहीं होगा। वह दीवार के साथ खड़ा था और ऊपर रेलिंग पर अपने हाथों की मुठ्ठियां जमाए खड़ी कस्तूरी खुद पर सब्र किए नीचे का सारा मंजर देख रही थी। गुंजा कुछ समझी नहीं। विजय साहब की बात पर विशाल ने बाप को जख्मी नजरों से देखा। मेरे लिए ये लड़की अब एडजस्ट नहीं करती। आपने जो फैसला करना है कर लीजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बस सर झटका वहां से ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। तभी पीछे से आवाज आई, रुक जाओ विशाल। गुंजा की पुकार पर फिर से उसके कदम वहीं रुके थे। तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते, जबकि ये भी जानते हो कि मैं कितने बड़े हादसे का शिकार हो गई थी। फिर भी तुम मेरे लिए इतने सख्त शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? गुंजा ने उसका बाजू थामा, जिसे विशाल ने उसी पल जोर से झटका था और गुस्से में वापस मुड़ा था। दूर रहकर बात करो, खबरदार जो मुझे छुआ भी तो। वह इतने गुस्से में गरज रहा था। गुंजा डर कर 2 कदम पीछे हट गई थी। ऊपर खड़ी कस्तूरी को देखते उसके अंदर एक आग का लावा भड़क उठा था। तुम्हें अब मैं बुरी ही लगूंगी विशाल, क्योंकि तुम्हें एक कमसीन जवान खूबसूरत लड़की जो मिल गई है। अब तुम्हें मुझ में कमी ही नजर आएगी। अब तो तुम्हें सामने खड़ी वो लड़की अच्छी लगेगी ही। अपनी गंदी जुबान से बकवास बंद करो। विशाल फिर से गुस्से से दहाड़ा था। गुंजा दोबारा से बड़बड़ाने लगी थी। वह अपनी उंगली उठाकर वार्निंग दे रही थी। तुम मेरी जगह मेरी बहन को कैसे दे सकते हो विशाल, जबकि मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम कस्तूरी से शादी कैसे कर सकते हो? ये शादी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें कस्तूरी को छोड़ना होगा। गुंजा अपनी ही कही जा रही थी। एक वक्त में 2 बहनों से शादी नहीं हो सकती। हाँ, तो फिर यहाँ तुमको किसने बुलाया? तुम तो 2 साल पहले घर से गायब थी ना, बिना किसी को कुछ बताए कहाँ चली गई थी? शादी तो तुम खुद अपने हाथों से तोड़कर भाग गई थी। ये शादी तो कब की खत्म हो चुकी है। और अगर तुम्हें लगता है कि अभी तक तुम मेरी पत्नी हो तो ये तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये मैं अभी दूर भी कर देता हूँ। कस्तूरी से शादी करने से पहले ही मैं तुम्हारे लिए तलाक के पेपर साइन करके भेज चुका था। अब 1 मिनट से पहले यहाँ से तुम दफा हो जाओ। विशाल की बात पर गुंजा का रंग बिल्कुल फीका पड़ गया था। बस उसे यकीन नहीं आया कि विशाल ऐसे उसे डिवोर्स देगा।
तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मेरी बहन को तुम मेरी जगह नहीं दे सकते। वो बुरी तरह चिल्लाते हुए विशाल के गिरेबान तक पहुंची। विशाल ने उसका हाथ अपने कॉलर से झटका। तुम अपनी लिमिट में रहो। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, पर तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूं। विशाल के ऐसे गुस्सा करने पर गुंजा की आंखें आंसुओं से तर हो गई थी। तुम ये सब इसलिए कह रहे हो ना कि मैं 2 साल घर से गायब रही, वरना तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना। फिर वो मोहब्बत क्या हुआ? विशाल से तड़पते हुए पूछ रही थी। भाड़ में गई मोहब्बत, मेरे लिए इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं। इतना कहते विशाल वापस पलटा। क्या मुझे माफ नहीं कर सकते? एक आखिरी विनती समेत मुझे माफ कर दो विशाल। माफी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। वह इतना कहते सीढ़ियां ऊपर चढ़ता चला गया, जबकि गुंजा वहीं फूट फूट कर रो रही थी। घर चलो गुंजा, विक्रम साहब ने आखिर दिल अपना बड़ा करते हुए गुंजा से कहा। वे जानते थे अब यहाँ से निकलकर ये कहाँ जाएगी, उसका कोई ठिकाना नहीं। मजबूरन अपना दिल उन्हें ही बड़ा करना पड़ा था। नहीं, मैं विशाल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ वो आज भी मुझसे प्यार करता है। बस गुस्सा है, जब गुस्सा उतर जाएगा तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा और वो मुझे अपना भी लेगा। आपको पता है ना पापा, इंसान गुस्सा इसलिए करता है जिस पर वो अपना हक समझता है। विशाल ने गुस्सा करके अपना हक जताया, तो मेरा फर्ज है कि मैं यहीं रहूं। गुंजा की अजीब बात पर उन्होंने उसे हैरानी से देखा। लगता है चोट ने दिमाग पर अभी भी असर छोड़ रखा है। विक्रम साहब बड़बड़ा रहे थे, जब डिवोर्स के पेपर साइन हो गए हैं तो तुम किस हक और किस हैसियत से यहाँ रहोगी? विक्रम साहब ने विजय साहब की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो उन्होंने आंखों ही आंखों में तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। कस्तूरी बड़ी आश्चर्य से उसे देखते विशाल के कमरे की तरफ बढ़ गई। गुंजा के दिल के अंदर फिर से आग उबलने लगी थी। गुंजा अंदर आई तो विशाल गैलरी में खड़ा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। कस्तूरी को न जाने क्यों यह सब बुरा लग रहा था। विशाल क्यों सिगरेट पी रहा था? क्या गुंजा दीदी से वह अभी भी मोहब्बत करते हैं? तभी तो उनकी याद में सिगरेट पी रहे हैं। कस्तूरी के दिमाग में ताने बाने शुरू हो गए। पलटकर एक नज़र गैलरी में खड़े विशाल पर डाली, जो बहुत चुप से तारों भरा आसमान को देख रहा था। कस्तूरी ने खुद पर काफी देर काबू रखा था, फिर उठती हुई गैलरी की तरफ आते एक पल में विशाल के हाथ से सिगरेट लेकर दूर फेंका। विशाल ने चौंक कर उस कमसीन हसीना को देखा जो कितने हक से उससे सिगरेट छीन चुकी थी। आपको अगर टेंशन है तो टेंशन का हल सोचिए, ना कि सिगरेट पर सिगरेट पीकर रात बिताओ। वह गुस्से में आग बबूला होते हुए अपनी बात कहती पलटी थी। विशाल ने उसके कमर में हाथ डाले, उसे अपने करीब किया था। क्या चाहती हो तुम? क्यों करीब आई हो? बार बार मेरे जज्बात भड़काने, आग लगाने आ जाती हो। दूर रहो मुझसे, मेरी कमसिन पत्नी कस्तूरी। विशाल वर्मा की मोहब्बत की आग की लपेट तुम तक पहुंची तो तुम्हारी नन्ही सी जान सहन नहीं कर पाएगी। जान से भी जाओगी। वह उस पर अपनी गर्म सांसों की हवा छोड़ता गंभीर शब्दों में बोलते एक झटके से उसे छोड़ा था। फिर से सिगरेट सुलगाने लगा था और अब लंबे लंबे धुआं उड़ाया था। अब कस्तूरी ने उससे सिगरेट लेते अपने मुंह की तरफ ले जाना चाहा कि विशाल एकदम चौंका था। उसकी उस हरकत पर गुस्सा होते उससे सिगरेट खींचा। ये क्या बदतमीजी है? होश में तो हो तुम? विशाल के माथे पर बल पड़े थे। क्यों आप पी सकते हो, मैं नहीं पी सकती? भौं को उचकाते हुए विशाल से चैलेंज करते विशाल को बुरी तरह उचका रही थी। अच्छा ये लो पियो। विशाल ने सिगरेट उसे थमा दिया। कस्तूरी एक पल सिगरेट को देखती, फिर विशाल को देखने लगी और झट से सिगरेट मुंह को लगाते सांस अंदर की तरफ खींचते ही कस्तूरी को बहुत तेज खांसी शुरू हो गई। उसे सांस लेना दुश्वार हो गया था। विशाल की घबराहट भरी नजरें उस पर टिकी थी। उसकी कमर में हाथ डाले वह उसे अपने सांसों के करीब कर गया था। उसकी सांसों का तालमेल जब कस्तूरी को अपने होठ पर महसूस हुआ तो उसकी लाल आंखों ने पल भर में विशाल के चेहरे का जायजा लिया, जो बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था, अपनी सांसें उस पर छोड़ रहा था। कस्तूरी अपने होठों पर उसके होठों का वजन महसूस करते कांप सी गई थी। कौन सी खांसी, कहाँ की खांसी, वह सब भूल गई थी। याद था तो उसका गरम गरम सांस जो कस्तूरी के नॉर्मल होती ही एकदम से उस पर अपने प्यार का निशान छोड़ने लगा था। उस घबराहट में कस्तूरी उसकी शर्ट दोनों मुट्ठी में दबाते उसको अपने से दूर करना चाह रही थी, जबकि नीचे आंगन में से गुजरती गुंजा ने ये मंजर देखते अपने अंदर का आग उगलता महसूस किया। दोनों इतनी जल्दी एक रात में कैसे एक दूसरे के करीब आ गए थे? गुंजा के तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी। कितनी चाहत से उसे किस कर रहा था। विशाल उस वक्त कहीं ध्यान नहीं दिया। वे उस वक्त रूम में नहीं बल्कि बाहर गैलरी में खड़े हैं। किसी की भी नजर उन लोगों पर पड़ सकती है, पर वह तो अपनी मनचाही पत्नी को अपने सीने से लगाए उसे किस करते जा रहा था।
कस्तूरी ने एक गहरी सांस भरते उसके सीने पर सर टिका दिया। विशाल के चेहरे को धीमी मुस्कान ने छुआ था। उस तपते आग को ठंडा करना अब कस्तूरी के हाथ में ही था। उसके गर्दन पर अपनी हाथों का हार बनाते हुए आंखें मूंद गया था। गुंजा गुस्से से आग बबूला हो उठी। अब कुछ बड़ा प्लान करना पड़ेगा। उन दोनों को अलग करना चाहती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी ऊपर वाला जब हर मोड़ पर साथ हो तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। कस्तूरी ने अपना ड्रेस चेंज करते बिस्तर की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। उसे अब विशाल से डर लगने लगा था। जिस तरह वह उसके होठों से चिपका हुआ था, उसे डर था कहीं वो पूरा का पूरा चिपक ना जाए। आज तो बिस्तर पर ही लेटा था। कस्तूरी ने अपने कदम सोफे की तरफ बढ़ाए। बिस्तर पर आओ कस्तूरी, बिना उसके तरफ निगाह किए उसने उसे बुलाया था। कस्तूरी एकदम घबराकर उछल पड़ी थी। उसके कहे गए बातों को अनसुना करके वह सोफे की तरफ बढ़ रही थी। तभी एक बार फिर जोर से विशाल ने उसे बुलाया। यहाँ आओ बिस्तर पर कस्तूरी। उंगलियां मोड़ती बिस्तर की तरफ जाने लगी और एक तरफ होती बेड पर टिक गई। सो जाओ, माथे पर बाजू जमाए धीरे से कहा तो वह झट से लेट गई। लेकिन हर 2 मिनट के बाद पलटकर वह विशाल को देखती थी। क्या सच में वह सो रहा है? कस्तूरी, अगर तुम 2 मिनट में ना सोई तो मेरा दूसरा रूप देखोगी, फिर मुझसे पनाह मांगोगी, वह गुस्से में कहते हुए उसे डरा गया था। लाइट ऑफ करते हुए साइड टेबल के लैंप को बुझा दिया था। कस्तूरी ने लेटे लेटे अपना करवट बदला। विशाल ने भी उसके तरफ करवट ले ली थी। सो जाओ कस्तूरी, मेरे साथ अपने लिए मुश्किलें खड़ी मत करो। अभी तुम बहुत छोटी हो। वह धीमे शब्दों में बात कर रहा था। उसकी बात कस्तूरी को बहुत बुरी लगी। वह 21 साल की थी। वो क्या चाहता था कि वो 55 साल की होती। शायद वो गुंजा दीदी की एज वाली शादी करना चाहते थे। वह 27 साल की थी, पर इतनी छोटी भी तो नहीं, लेकिन उनसे काफी छोटी थी। वह अपने दिमाग में ताने बाने बुनने लगी, लेकिन आंखें बंद करना ना भूली। विशाल के होठों ने एक मुस्कान को छुआ और उसने भी अपनी आंखें मूंद ली। आज उसके बेकरार दिल को कुछ करार आ गया था, जो कस्तूरी के होठों ने कमाल किया था। अभी कुछ देर बीते थे कि दोनों की आंख लग गई थी। दरवाजा जोर जोर से बजाया जाने लगा। विशाल की आंख जल्दी खुल गई। उसने कस्तूरी को अपने बाजू पर सर रख के सोते देखा तो उसका सर पीछे हटाता तकिए पर रखा और जल्दी उठकर दरवाजा खोला। उसका दिमाग अभी नींद में ही था। दरवाजा खोलते ही सामने गुंजा थी, जो सीधा उसके सीने से आकर टकराई थी। विशाल, मुझे डर लग रहा है। वहाँ घर में कोई है, वह आंखें मूंदे आंसू लिए बोली थी। जबकि विशाल ने उसको इस तरह नाइटी में देखा तो विशाल अपने होठों को पीछे किया, उसे खुद से एक झटके से दूर किया था, जैसे कोई अछूत हो। गुंजा बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती हैरानी से उसे देखने लगी। क्या तुम्हें विशाल बेवकूफ नजर आता है, जो तुम्हारे चालबाजी और चालाकी भरे हथकंडों में आएगा? अपनी औकात में रहो, बल्कि अपने घर चली जाओ, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम्हारा चेहरा इस घर में बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम है। विशाल उसे गुस्से से देखते हुए बोल रहा था। इतने में कस्तूरी की आंख खुल गई। दरवाजे पर अपने पति विशाल को देखते वह उस तक आई थी। तुम सिर्फ मेरे हो विशाल, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। गुंजा अपने काबू को खोती हुई विशाल के होठों को जोर से चूम लिया था। उसका दिल बड़ी जोर से चाह रहा था वह भी उसी तरह उसको किस करे जैसे उसने कस्तूरी को की थी। उसके इस हरकत पर विशाल का पारा हाई हुआ था। तभी उसने झटके से उसे पीछे किया था। अभी वह कुछ कहता कि कस्तूरी को अपने पास खड़ा देखकर वह चौंक गया था। जिसकी आंखों में दर्द और आंसू थे, विशाल को उसकी भरी हुई आंखें आंसुओं से दिखाई दे रही थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह गुंजा को बुरी तरह से डांटते हुए कस्तूरी की तरफ पलटा था। कस्तूरी, अंदर चलो। उसका इस तरह गुस्सा देखा उससे बोलने लगा, जबकि वो इतनी देर में गुंजा के गाल पर एक थप्पड़ रख चुकी थी। गुंजा ने गाल पर हाथ रखे हैरानी से अपनी छोटी बहन को देखा। शर्म नहीं आती दीदी, क्यों आई हो यहाँ? कस्तूरी गुस्से से चिल्लाई थी। ये मेरी जगह है। कस्तूरी, तुम आई हो बीच में, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। अपनी बहन के पति पर डांका डालते हुए गुंजा भी आग उगलती हुई कस्तूरी से बात कर रही थी। कस्तूरी ने गुस्से से मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि विशाल आपको कब का डिवोर्स दे चुके हैं। ठीक होगा, आप यहाँ से अब इज्जत के साथ चली जाओ। कस्तूरी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था, जिसे देखकर विशाल भी घबरा उठा था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी कस्तूरी, जाना तुम्हें पड़ेगा। विशाल कल भी मेरा था, आज भी मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा, समझी तुम? गुंजा गुस्से से चिल्लाई थी। कस्तूरी ने उसे जवाब देने के बजाय पलटकर विशाल को देखा, जो उसे ही देखे जा रहा था। कस्तूरी ने आगे बढ़कर उसके होठों को अपने होठों के पकड़ में ले लिया और उन पर अपना गुस्सा दिखाने लगी। उसकी इतनी हिम्मत पर गुंजा ने बिल्कुल चुप होते उसे देखा, जबकि विशाल को तो अपना दिल पसलियों से तोड़कर बाहर आता हुआ महसूस हुआ था।
वह इस तरह गुस्से से उसके होठों को चूम रही थी, अपने दांतों से 2 बार काट भी चुकी थी। विशाल ने एक बार भी उसे अपने से दूर नहीं किया था और ये बात गुंजा को सुलगा गई थी। विशाल ने आंखें मींची, उसकी वह सारी भड़ास सहता रहा, एक बार भी पलटकर उस कार्रवाई में साथ नहीं दिया था। जानता था उसका प्यार वह सहन नहीं कर पाएगी और पीछे हट जाएगी। यही तो विशाल अब नहीं चाहता था। उसके जज्बात अब उसके काबू में नहीं थे। कस्तूरी की ऐसी हरकत ने विशाल के जज्बात पर जलती में तेल का काम किया। अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो उसको रोका भी नहीं था। गुंजा वहीं खड़ी रह गई, जबकि कस्तूरी विशाल के होठों के साथ चिपकी दरवाजे को उसके मुंह पर जोर से बंद करती जा चुकी थी। गुंजा जले पैर की बिल्ली की तरह वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। अंदर आते ही कस्तूरी ने अपनी पकड़ से विशाल को आजाद करना चाहा था, लेकिन अब विशाल का इरादा बदल चुका था। उसने हाथ उसके कमर में डालते ही उसे अपने सीने में दबोच लिया था। क्या हरकत थी ये? अपने जख्मी होठों की तरफ इशारा करते हुए पूछा था, जिन पर वह बुरी तरह से निशान छोड़ चुकी थी। छोड़िए मुझे, आपको शर्म नहीं आती? उसने अपने से दूर करते हुए विशाल को अपने पास से हटाना चाहा और विशाल से नाराज होती हुई कहने लगी, जब तुम्हें गुंजा ने छुआ था तो तुम चुपचाप क्यों खड़े थे? तुम्हें अपनी पत्नी की बहुत चाहत हो रही है ना? मैं हूं यहाँ, अपनी प्यास बुझा लीजिए मुझसे। लेकिन किसी दूसरी औरत के तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जान से मार दूंगी आपको। कस्तूरी गुस्से से उसके सीने से फिर से जा लगी और उसके कॉलर को पकड़कर उसके होठों तक पहुंच गई। विशाल बिना पलक झपकाए उसके शब्द पर गौर करने लगा था। वह उसे खुल्लम खुल्ला ऑफर दे रही थी। विशाल को उसके चैलेंज से लगा था वह कमजोर इंसान है, जो किसी के साथ भी। विशाल ने बड़ी मुश्किल से अपने अंदर उठते आग को कंट्रोल किया था और बहुत ही आराम से अपना कॉलर कस्तूरी के हाथ से छुड़वाया, जो उसने अगले ही पल फिर से थाम लिया। दोनों की नजरें एक दूसरे को देख रही थी। एक ही आंखों में आंसू दुख था, जबकि दूसरे की आंखों में वह रंग। आप मुझे पीछे नहीं हटा सकते विशाल, मेरा हक है आप पर। वह एक एक शब्द पर जोर देती बोली, ये हक जताना तुम्हें महंगा भी पड़ सकता है कस्तूरी। गंभीर शब्दों में कहता वह कस्तूरी का दिल धड़का गया था। कस्तूरी की पकड़ खुद बखुद ढीली पड़ गई। विशाल ने उसके हाथों को अपनी पकड़ में लेते अपने होठों के पास किया, जबकि वह अपने हाथों को उसके नाजुक कमर पर रखता हुआ उसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ करता अपने चेहरे के पास ले आया। कस्तूरी का तो सारा खून चेहरे पर उतर आया था। मेरी तड़प पूरी करने की ताकत है तुम्हारे अंदर? वह उसके नाक के साथ नाक रगड़कर कहता आंखों में खुमारी लिए पूछा था। उसकी बोलती बंद करवा गया था। वे तो जज्बात में आकर बहक गई थी, लेकिन विशाल तो सच में जज्बात में आ गया था। उसका अंदाज देखते ही कस्तूरी को खतरे की घंटी बजती हुई दिखाई दी। उसने पीछे होना चाहा, लेकिन विशाल की पकड़ से वह खुद को छुड़वा नहीं पाई। विशाल ने उसे कमर से खींचकर अपने सीने पर गिरा चुका था। उसकी धड़कनों का शोर वह अपने सीने में धड़कता महसूस कर रहा था। बहुत शोर मचा रही थी ना? अब सहो मेरे जज्बात को, मेरे हर उस प्यार को, क्योंकि इसको भड़काने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तुमने मेरे होठों का क्या हाल बना दिया। अब देखो मैं तुम्हारे जिस्म को कैसे निखारता हूँ। वह एकदम उसे अपनी बाहों में भरते बिस्तर पर लाया। उसका बदलता रूप कस्तूरी की रीढ़ की हड्डियों में सनसनी दौड़ गया था। वह चाह कर भी विशाल को पीछे नहीं हटा सकी, क्योंकि उसी ने उसको मोहब्बत करने पर उस्काया था। विशाल ने कस्तूरी की इच्छा पूरी रात उस पर प्यार की बौछार कर अपना हक वसूल किया था। अपने होठों से उसके सिसकियों का गला घोटते उसमें गुम हो गया था। उसे खुद में गुम कर चुका था। नीचे की तरफ कुछ शोर की आवाजें आ रही थी। आखिर समस्या क्या है? क्यों फोन कर रही हो मुझे बार बार? एक बच्ची नहीं संभाली जा रही तुम लोगों से? गुंजा गुस्से से गरजती बोले जा रही थी। दरवाजे के पास से जाते हुए विजय साहब ने उसकी बात सुन ली थी। वह सुबह पूजा आराधना के लिए उठे थे। अब लौटे तो गुंजा की बात सुनते बुरी तरह से चौंक पड़े थे। बच्ची? कौन सी बच्ची? वो हैरान हुए। अगर बुखार है तो डॉक्टर के पास लेकर जाओ। मुझे क्यों फोन करके तंग कर रही हो? आगे से कुछ कहा गया, जिस पर गुंजा घबरा गई। माँ हूँ उसकी, जानती हूँ, लेकिन मुझे उसकी शक्ल से नफरत है। नाजायज बाप की औलाद है। वह उसके उन शब्दों पर विजय साहब का खून खौल उठा था। मरती तो मर जाए, जान छूटेगी मेरी उस गंदगी से। गुंजा ने गुस्से से कहते कॉल काट दी। अपने पीछे विजय साहब को खड़ा देखकर वह बुरी तरह से घबराई थी। तुम इस तरह गिर जाओगी गुंजा? मुझे अंदाजा नहीं था। तुमने रात के अंधेरे में एक आदमी के साथ भागकर अपना मुंह काला करवा लिया और फिर एक बच्ची को जन्म भी देकर उसे गंदगी कह रही हो। गंदगी तो तुम हो। तुम्हें अगर विक्रम उठाकर ना लाया होता तो किसी गंदगी के ढेर पर पड़ी होती और नाजायज कहलाती। पर कहते हैं ना, नस्ल नस्ल पर ही जाता है। तुम खुद नाजायज थी।
कोई तुम्हें पैदा करते ही फेंक कर चला गया था और तुमने भी अपनी परवरिश को आग में झोंक कर अपने परंपरा को ऐसे ही दोहराया जैसे तुम्हारे साथ हुआ था। विजय अफसोस से कहते हुए गुस्से में आ गए थे। विजय साहब ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। अंकल मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो सुना वह सच नहीं। वह बच्ची मेरी नहीं। गुंजा फिर से झूठ बोलने लगी थी। अपनी बकवास बंद करो और मेरे बेटे और बहू के जागने से पहले इस घर से निकल जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी हकीकत सबके सामने खुले। वह गुस्से से दहाड़ते खुलेआम दरवाजे से बाहर निकलती चली गई और वह अपने बाल नोचने लगी। आज सब कुछ उसके हाथ से निकल गया था। अब सिवाय पछतावे के कुछ बचा ही नहीं था। अंगड़ाई लेते कस्तूरी ने आंख खोली थी। अपने तन पर कपड़ा ना देखकर वह शर्मासी गई। अपने बहुत ही करीब सोए विशाल को एक भरपूर निगाह से देखा। उसके चेहरे को मुस्कान ने छुआ था। आगे की तरफ होते वह उसके गाल पर अपने होंठ लगा गई थी। विशाल फिर से बेकाबू हो गया था। कस्तूरी को खुद भी पता नहीं चला था कि नरम मुलायम होठों का भार पाते ही विशाल की आंख पलक झपकते ही खुली थी। कस्तूरी के चेहरे से मुस्कान पल भर में उड़ चुकी थी। उसे पहले कि वह उठकर उससे दूर होती, विशाल ने उसे दोनों बाजू से पकड़कर उसे अपने ऊपर गिरा लिया था। वह फिर से उसके पकड़ में ढेर हो गई थी। विशाल ने फिर से उसे अपने सीने में दबोच लिया था। उसकी नजरें उसके आर पार कर रही थी। तुम कितनी खूबसूरत हो। उसके कमर पर उंगलियों का दबाव बढ़ाता गंभीर शब्दों में बोला था। वो मुझे बाथरूम जाना था। कस्तूरी ने बहाना बनाते हुए कहा, मुझे भी ले चलो, एक साथ बाथरूम चलते हैं। वह शर्ट लिए था। उसका सख्त चट्टानी सीना देखते कस्तूरी ने जल्दी घबराकर नजरें झुका ली। क्या हुआ? इतनी खूबसूरत रात के बाद मेरी जान, शर्मा क्यों रही हो? अब तो शर्म के पर्दे उतारकर फेंकने चाहिए। अपनी भाव में कुछ बातें शरारत से कहा। मैं बेशरम नहीं। शर्ट पहनो, कस्तूरी ने गुस्से से कहा तो विशाल ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। मेरी जान उसके जिस्म पर अब उसे तार तार कर रहा था। मेरी जान अब कुछ नहीं कर सकती। विशाल ने उसके गाल पर हल्का सा काटते हुए मोहब्बत से छूकर कहा, आप मुझे बार बार डैमेज क्यों कर रहे हैं? रात भर तो आपने यही सब किया है। वह गुस्से से बोली, तुमसे कम यार। कल जो तुमने मेरे होठों को जख्म दिया वह होठों से सीधा दिल पर जा लगा है। गंभीर शब्दों में कहता हुआ उसके होठ के साथ अपने होठ मिला चुका था। आप कितने जुनूनी हैं विशाल। कस्तूरी ने शर्माकर उसके सीने में मुंह छुपा लिया। अभी सिर्फ एक रात बीती है और तुम मुझे जुनूनी का अवार्ड दे रही हो? अभी तो पूरी जिंदगी तुम्हें इसी जुनून को सहना पड़ेगा। और उससे पहले हम दोनों नहा लेते हैं एक साथ। वह उसे अपने बाहों में भरकर ले गया। उसको बाथ टब के अंदर लिटा दिया जहाँ गुलाब के पत्तियों से भरा पानी उसे बुरी तरह मदहोश कर रहा था। उसके सीने में वह खुद को छुपा गई थी और अब फिर वह कस्तूरी को अपनी जान जाती हुई महसूस हुई। विशाल कस्तूरी को बिल्कुल गुलाबी कर दिया था। कस्तूरी हैरान हुई। जब तुम सोई हुई थी तब मैंने इस बाथ टब को सजाया था। कस्तूरी को अपने पास करता, उसके होठों को चूमता, कस्तूरी को दीवाना कर चुका था। कस्तूरी शर्माकर उसके सीने में छुपी जा रही थी। उसके होठ पर अपना होठ झुकाता, उसको और ज्यादा कुछ भी कहने का मौका दिए बिना उसको अपने पकड़ में लिया था। वह इस बार सच में जुनूनी दिख रहा था। कस्तूरी की जान निकल रही थी। इधर विजय साहब ने बहुत हंगामा कर दिया था। प्लीज मुझे अब माफ कर दो। मुझे यहाँ से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? वह रोते रोते बोलती जा रही थी। तभी सामने से आती हुई लक्ष्मी आंटी उसे दिखाई दी जो गुंजा के सीने से जा टकराई। लक्ष्मी आंटी उसे देखकर घबरा गई। बेटी तुम ठीक तो हो ना? तभी विजय साहब आगे बढ़े और लक्ष्मी को भी देखकर उनके सर पर आग सवार हो गया था। तभी विजय साहब ने विक्रम साहब को फोन लगा दिया कि हमारे दोनों दुश्मन एक साथ इकट्ठे हुए हैं। विक्रम साहब भी तुरंत अपने घर से वहां पहुंचे। मैं लक्ष्मी को देखकर आग बबूला हो गए। उससे कई सवाल पूछना चाहते थे लेकिन गुंजा भी वहां पर थी तो वह चुप हो गए। लक्ष्मी आंटी गुंजा को अपने साथ ले गई क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही उनके बेटे निश्चय का एक्सीडेंट हो गया था। शायद कस्तूरी की बद्दुआ निश्चय को खा गई थी, तभी तो निश्चय इस हाल को पहुंच गया था। लेकिन भगवान ने विशाल को उसके झोली में डालकर उसके झोली को भर दिया था और 2 गद्दारों को एक साथ मिला दिया। लक्ष्मी आंटी गुंजा वहां से जा चुके थे। पापा आपने उसे उसके पापा के घर भेजना था, विशाल विक्रम से बोला। वही भेज रहा था लेकिन लक्ष्मी बीच में आकर उसे बचाकर ले गई। तुम्हारे पापा ने भी उसे घर से निकाल दिया था। इस काबिल नहीं थी बेटा उसके साथ कोई भी संबंध रखा जाए। मैं नहीं चाहता तुम दोनों के हंसती बसती दुनिया को उसकी गंदी नजर लगे। वह मुंह फेर कर बोले, पापा आपको अपने भगवान पर भरोसा करना चाहिए। विशाल तुम उसकी तरफदारी ना करो तो अच्छा है। तुम सब कुछ नहीं जानते। वह कितनी बड़ी झूठी है। उसने क्या किया है तुम जान जाओगे तो
सब जानता हूँ पापा, अब से नहीं 1 साल पहले से विशाल ने उन पर बम फोड़ा था। पास खड़ी कस्तूरी ने भी हैरानी से उसे देखा था। वह अस्पताल में थी, अपनी बच्ची को जन्म देते हुए किस तरह तकलीफ काट रही थी। मैंने देखा था, लेकिन वह फिर भी नहीं बदली। वह कहाँ रहती थी सब जानता था। उसे अगर अपनाना होता तो मैं कब का अपना चुका होता पापा, लेकिन वह इस काबिल नहीं थी कि उसे अपनाया जाए। मैंने उसी दिन उसे डिवोर्स दे दिया था, लेकिन साइन न कर सका। कस्तूरी के शादी के बाद मैंने साइन भी कर दिए थे। एक नज़र कस्तूरी पर डाली जो हैरानी से उसे सुन रही थी। मैंने कस्तूरी को पूरे दिल से अपनाया है पापा, और आपका बेटा बहुत मजबूत है। कोई भी गुंजा जैसी लड़की आपके बेटे को तोड़ नहीं सकती, विशाल पूरे विश्वास के साथ कह रहा था। पर विजय साहब ने मुस्कुराते हुए बेटे को सीने से लगा लिए। उन्हें अपने बेटे के किरदार पर मजबूत होने पर फक्र था। कस्तूरी की आंखों में आंसू बहने लगे। विजय साहब ने उसे भी अपने सीने से लगा लिया। बस बेटा, रोना नहीं, जो बीत गया सो भूल जाओ, अपनी जिंदगी में खूबसूरती से आगे बढ़ो। विजय के नंबर पर कॉल आने लगी तो वो कॉल रिसीव करने के लिए बाहर निकल गए। मेरी प्यारी पत्नी, यहाँ आओ। विशाल ने उसे सोफे के ऊपर बुलाया, कस्तूरी को अपने पास बुलाया। वह गुस्से से उसे देखते हुए उसके पास जाकर खड़ी हुई, जिसने 1 साल तक उससे ये सब छुपाए रखा था। विशाल ने उसे खींचकर अपने होठों पर लगा लिया। मेरी जान, नाराज हो? उसे अपनी तरफ मोड़ते उसके गाल पर हाथ फेरता हुआ गंभीर शब्दों में बोला, आपको मुझे बताना चाहिए था ना, उसमें कुछ खास बात नहीं जो बताया जाए। वैसे भी जिन लोगों की मेरी जिंदगी में कोई हैसियत नहीं होती, मैं उनके बारे में सोचता भी नहीं। उसके गालों पर अपने होठों से किस करता हुआ उसे चुप करवाने पर मजबूर कर दिया था। विशाल, ये तुम्हारा रूम नहीं है। वह उसके बेकाबू तबीयत से एक ही रात में अच्छी तरह से घबरा गई थी। अच्छा मेरी जान, रूम में जाना है? चलो फिर। विशाल ने जल्दी उसे गोद में भरा तो कस्तूरी ने घबराकर उसे देखा। वह किस तरह रोमांटिक हो गया। कस्तूरी को क्या पता था खड़े होने की वजह दी। वो पूरा उसके ऊपर लेटता चला गया। विशाल उसे कमरे में ले जाकर दरवाजा लॉक कर चुका था। वह जानता था कस्तूरी को कैसे अपने काबू में करना है। उधर लक्ष्मी ने गुंजा को अपने घर में जगह दी। लक्ष्मी तो विजय और विक्रम से अपने बेटे की करतूतों के लिए माफी मांगने आई थी, लेकिन गुंजा को ऐसी हालत में देखा तो उसे अपने साथ ले आई। उसको अपने घर में जगह दी और उसकी बच्ची को भी उसने अपने साथ रख लिया। अब वो लक्ष्मी के साथ रह रही थी और निश्चय के साथ लक्ष्मी उसकी शादी करने वाली थी, क्योंकि जिस दिन निश्चय उस लड़की के साथ भागा था उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था और वे लड़की मौके पर ही दम तोड़ गई थी और निश्चय अस्पताल में एडमिट हो गया था। अब निश्चय भी अपाहिज हो गया था। उसके देख रेख के लिए कोई चाहिए थी, इसलिए गुंजा को लक्ष्मी अपने घर ले गई। गुंजा को भी एक सहारे की जरूरत थी। लक्ष्मी ने गुंजा की बच्ची को भी अपना लिया था। गुंजा अब पहले से ठीक हो गई थी। जब ये बात विक्रम और विजय साहब को पता चली तो उन्होंने लक्ष्मी और गुंजा दोनों को ही माफ कर दिया था और वे दोनों की शादी करवाना चाह रहे थे। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।